सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में पाकिस्तान की आबादी और इससे जुड़े हुए मसाइल के हवाले से बात करते हैं। माहिरीन पाकिस्तान की बढ़ती आबादी को करार देते हैं एक खामोश टाइम बॉम्ब। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी नाजरीन तकरीबन 24 से 25 करोड़ है और सालाना शरह पैदाइश 2.55% है, जिसका मतलब हर साल 60 से 62 लाख अफराद का इजाफा है। अगर यही रफ्तार रही तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 50 करोड़ से भी तजावुज़ कर जाएगी, जो रियासती वसाइल पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ होगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बढ़ती आबादी पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबों को हंगामी बुनियादों पर मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत की है, क्योंकि आबादी के बेकाबू फैलाव ने मुल्क को गुर्बत, बेरोज़गारी, खुराक, पानी, एजुकेशन और सेहत के जो मसाइल हैं उनमें उलझा दिया है। इस बहरान से निकलने के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी, पब्लिक अवेयरनेस और मजहबी और समाजी तबकात की शमूलियत नागुज़ीर हो चुकी है। अब बर वक्त और संजीदा इक़दामात किस तरह से उठाए जाएंगे जिनके ज़रिए हम आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कितना संगीन इस वक्त इशू बन, इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ, उनके साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट हारून शरीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो हम देखते रहे हैं कि पहले भी हम गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इस मसले को उठाते रहे हैं और हाईलाइट भी करते रहे हैं, और हम ये कहते रहे कि गवर्नमेंट की शायद प्रायोरिटीज़ में नहीं रहा गुज़श्ता जितनी भी हुकूमतें आई हैं। अब देर आए दुरुस्त आए, आपको लगता है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर ने एक इमीडिएट नेशनल पॉलिसी बनाने का कहा है, जिसमें गवर्नमेंट, फेडरल और जो सूबाई हुकूमतें होंगी उनको मिलकर ताउन करना होगा, फ्रेमवर्क तैयार करना होगा टू टैकल दिस इशू, हो जाएगा इस पर इम्प्लीमेंट? हम ना देखें, हमारे मुल्क में जब भी कोई हम देखते हैं किसी बड़े मसले से कौम को पाला पड़ता है तो स्टेटमेंट्स आते हैं और यूँ लगता है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है और बड़ी तेज़ी के साथ इस पे काम होगा। लेकिन मैंने देखा है कि ओनरशिप हुकूमतों ने माज़त के साथ कभी भी नहीं ली। सियासी जमातें हों, सिविल सोसाइटी हो, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, ध्यानदारी की बात है, इसमें किसी ने सही मानों में ओनरशिप नहीं ली। अगर किसी ने ओनरशिप लेने की कोशिश की है तो वो बड़ा माज़त खान ले जाए, उसकी वजह है कि इसकी मुखालफत बड़ी होती है। आज भी आप देख लें, ज़्यादातर आप देख लें, लोग रूरल एरिया में रहते हैं, क्लर्जी और मजहबी तबके का बड़ा शदीद दबाव होता है। आज भी वही बात की जाती है कि जी जिस रूह ने आना है उसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप किसी को आप इस तरह रोक रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इसको मतलब है कि आप जो बच्चा है उसको मौत देने के मूड में है। तो देखें, ये सारी बातें अब तो जो नए बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं ना, एक तो हमारा माज़त के साथ हमारा जो मौलवी का इंस्टीट्यूशन है उससे आप आगे नहीं गए। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो वाकई कुरान हदीस से साबित कर रहे हैं बातों को, बिल्कुल सही। देखिए ना, जितना हमारे मज़हब के बारे में हमने कहा जाता है कि दीन फितरत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हदीस से, कुरान से साबित होता है कि भाई अगर आप बच्चों को नहीं पाल सकते, आपकी माशी हालात इतने ठीक नहीं है, तो बच्चे जो है ना, ज़रूरी नहीं कि आप ज़रूर पैदा करें। अभी आप देख लें होता क्या है, सिर्फ ये बयानात की हद तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। असल बात है, हमने ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे रिसोर्सेज पे बहुत बड़ा बोझ है, मैनेजमेंट हमारी हो नहीं सकती। और देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 81 से 2.5% है, और आप सुन के हैरान होंगी कि 2022 का ये ऑफिशियल फिगर है जो बता रहा है कि 3.5% हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है 2022 में, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले ममालिक भी हैं, उनका भी ग्रोथ रेट ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि हम क्यों नहीं कब कर सकते? हमारे मुसलमान मुल्क, खासतौर पे टर्की ने किया, इंडोनेशिया ने किया, मलेशिया ने किया, ईरान ने किया, बांग्लादेश ने, जी हाँ, उन्होंने अपनी क्लर्जी को, अपने जिसको कहते हैं मजहबी तबके को मिलाया, और उन्होंने जाके आके हर जगह पे ये कहा कि नहीं भाई, नथिंग डूइंग, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, हम ना देखें जितने रिसोर्सेज फैमिली प्लानिंग पे और पॉपुलेशन वेलफेयर पे पाकिस्तान में आए, किसी शोबे में नहीं आए। 60, 50, 60, 70 तक जो है ना, इतना पैसा आया है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से आया, अमेरिका की तरफ से आया, वो माजत के साथ सारा पैसा खाया जाता है। वही कॉन्ट्रासेप्टिव जो दवाइयाँ जो है ना अस्पतालों में मिलनी चाहिए, वहाँ पे नहीं मिलती, मरीजों को कहा जाता है कि बाजार से खरीद के लेके आए। करप्शन जो है ना इस हद तक हर जगह जो है ना वो जड़ों में हमारी बैठ गई है। तो असल बात यह है कि औरतों की तालीम बहुत ज़रूरी है और वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। फिर ये जो हम देखते हैं, अगर इसको एड्रेस कर लें सर, यहाँ पर जो पोलियो की जो वैक्सीन है वो उस तरह से उसको नहीं अचीव किया जा रहा जो टारगेट सेट किए गए हैं, पोलियो खत्म होने का नाम है। बिल्कुल सही है। हमने देखे जगह जाइए कि अब यह कि पोलियो की मुहिम के लिए
जहाँ लोग जाते हैं, एक बंदा जाता है, 3 बंदे सिक्योरिटी के साथ जा रहे होते हैं। और इस हवाले से भी बड़ा माजत खान लहजा, माजत के साथ केपी में भी अभी भी आप देख लें, वो लोग जो है ना, पढ़े लिखे लोग भी शायद जो है ना वो इतनी आसानी के साथ इस तरफ नहीं आ रहे कि भाई ये बच्चों की लाइफ सेविंग का मामला है, ज़िंदगी बचाने का मामला है, सारी दुनिया एग्री करती है। कुछ हवालों से हमने देखा है कि उलमा हज़रात ने इस पर बात की, लेकिन ज़्यादातर आज भी नहीं बात करते। ये डर खौफ है जो मजहबी तबका, वो मजहबी तबका जिसका मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वो दीन उलमा-ए-कराम का भी बहुत अहम प्रीच कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल नहीं मौजूद। तो मेरा ख्याल है हुकूमतों की विल होनी चाहिए, पहली बात तालीम को आम किया जाए, औरतों को शऊर दिलवाया जाए, एम्पावरमेंट औरतों की जाए, और मेरा ख्याल है जितनी तेजी के साथ काम होगा, और असल बात है पॉलिटिकल विल हो, दयानतदारी के साथ कि भी ये सीरियस मसला है, हमारे रिसोर्सेज खाए जाते हैं। आखिरी बात हमने ये, हर साल हम जो है ना अपनी क्या कहते हैं, हमारी जरूरत से ज्यादा हम पैदा करते रहे गंदम, वो पता चलता है कि जी जो स्टॉक हमें लगता था एक्सपोर्ट करने, चौथे महीने पता चलता है कि जी वो खत्म हो गए, इसलिए कि पॉपुलेशन का एक ऑफिशियल रेट है, एक अनऑफिशियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जितने हमारे सीरियस इश्यूज हैं उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, इसको रोकने की जरूरत है। इसी वजह से तो हम देख रहे हैं हारून साहब, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें 45% आपकी जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रही है। अब गवर्नमेंट रोज़ाना बैठकर इकोनॉमी के हवाले से नए नए फार्मूलाज तो तैयार कर रही होती है, लेकिन इस जानिब क्यों नहीं देखा जा रहा कि जो एक मेन या कोर इशू है इसको हम देखें। अब आपको लगता है कि वक्त आ चुका है, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते, नीड ऑफ द आवर बन चुका है कि अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में वाकई बहुत बड़ा स्ट्रेन है ये। जी आमिना, देखिए जैसे एहतशाम साहब कह रहे हैं, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको हम डेमोग्राफी एक फेज़ कहते हैं जो नेशंस में आता है, जब यंगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है और ओल्डर डिक्लाइन पे होती है। अब उसको अगर तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हों, अगर आप उसको बेसिकली एजुकेशन की पॉलिसीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हों, तो यही आबादी जो है वो आपका एसेट बन जाती है, बड़ी मार्केट बन जाती है। अगर आप बिल्कुल ह्यूमन डेवलपमेंट में लोएस्ट इंडेक्सेस के ऊपर हों, और तो फिर यही आबादी आपके लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज पे इसका बर्डन बढ़ना शुरू हो जाता है। अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड एंड इन ए वे अनसिविलाइज्ड आपकी एक फोर्स तैयार हो जाती है। अब इसको डील करने के लिए जहां मैंने मुख्तलिफ ममालिक में देखा है, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में ये अब कॉन्स्टिट्यूशनली एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा इसका इंस्टीट्यूशनल एंगल दूंगा, बिकॉज क्यों ये मुश्किल है। जब चारों सूबों के अंदर 4 मुख्तलिफ आइडियालॉजीज और पॉलिटिकल फोर्सेस रूल कर रही हैं और एक दूसरे के साथ इन ए वे अनफ्रेंडली मैनर है, कम्युनिकेशन है नहीं, तो ये कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? ये प्राइम मिनिस्टर के डिक्टेट पर तो नहीं हो जाएगी। इसके लिए हमें डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, ताकि हम स्टेक होल्डर्स और पब्लिक की तरफ से डिमांड आए कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। That needs a massive investment in education system, massive investment in your offices, massive investment in job creation, future of jobs, and also a very solid communication with firmness जो हमारे ये NGOs और religious इदारे हैं जो इसके अगेंस्ट काम करते हैं। अब ये बहुत बड़ा काम है, उसके लिए हमें कोई 1-2 चैंपियन चाहिए जिनका एक रिस्पेक्ट हो, जिनकी लोग बात सुने रीज़न के बेस पे, ना कि रिटेलिएशन के बेस पे। ये लॉन्ग टर्म बहुत प्रोसेस है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को ये डे बाय डे इट्स किलिंग इट, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू डेवलप एनी पॉलिसीज़ जो इंक्लूसिवनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की तरफ काम करें। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब। इस हवाले से एहतशाम साहब भी साथ ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं सब जो पॉलिटिकली मामला चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो केपी में ऑपरेशन के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हैं, तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने नेशनल असम्बली में वाज़ेह किया कि बाजोड़ समेत किसी भी जगह कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, अलबत्ता PTI की अपोजिशन के बावजूद नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PTI ने तालिबान दहशतगर्दों को दोबारा बसाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने माहौल बेहतर बनाने, कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाने और आम आदमी के मफाद की खातिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है।
उन्होंने मुज़ाकरात से आम आदमी और सियासतदान दोनों का फ़ायदा होगा ये कहा। ऑपरेशन हो या फिर सियासी मामलात हों, किस तरह से आगे बढ़ेंगे अपोजिशन और हुकूमत, इस पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मैं आपसे आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब। पहले तो जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ऑपरेशन को लेके KP में, आप उसको किस हद तक दुरुस्त समझते हैं, और दूसरा, क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात के बग़ैर गवर्नमेंट नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो बात करी है आगे बढ़ा जा सकता है? बहुत मुश्किल है आमना, आपके सवाल का जवाब तो पॉइंट ब्लैंक तो यही है, बहुत मुश्किल है। ये किसी तरह भी जो है ना सियासी तौर पे जिसको कहते हैं इत्तेफाक राय के साथ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी बुनियादी वजह है कि इसमें हम देखते हैं कि PTI का जो रवैया, अब आपने नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया, 2014 में APS का जो हमला हुआ था, हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया गया था पेशावर में, उसके बाद से नेशनल एक्शन प्लान बना था जिसमें आपने देखा इमरान खान भी शरीक थे, बाकी लोग भी शरीक थे। तो PTI की बिल्कुल हर लिहाज से जो है ना इसमें शमूलियत है। आज हम बात करते हैं तो नेशनल एक्शन प्लान की शिकों की मुखालफत की जा रही भी क्यों, और दूसरी बात है ना इसकी टाइमिंग मुझे बहुत अहम लगती है। एक तरफ आप देख लें कि इस वक्त पूरी दुनिया का बड़ा शदीद दबाव है तालिबान के ऊपर कि TTP और दहशतगर्द जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाते हैं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात चाइना के भी हैं, सेंट्रल एशिया ममालिक रशिया के भी और टर्की के भी हैं, ईरान के भी हैं। ऐसे मौके पे जब अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि हम रिलोकेट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इनको राइट लेफ्ट करें, पाकिस्तान कहता है कि ये नहीं रुक सकते दहशतगर्दी के हमले में, आप इनको नहीं रोक सकते तो हमारे हवाले करें। ऐसे में PTI अगर कहती है कि जी ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाए, इन सो मनी वर्ड्स वही जो पुरानी बात करती है कि जी इन लोगों को वापस आके दोबारा पाकिस्तान में आबाद किया जाए, तो दोबारा आबाद करने में आपने देखा फैमिली समेत 25,000 से ज़्यादा जब लोग आए थे, ये कौन लोग हैं? यही बहुत सारे हवालों से गिरफ्तार किए गए, इनमें वही लोग जिनको आबाद किया गया था, जाके जब इन्होंने दहशतगर्दी में मुलव्वस हुए, इन पर पकड़ा गया, इनको पे मुकदमा चले। तो मेरा ख्याल है ये वन साइडेड अप्रोच है PTI की। हर मसले पे आप लड़ाई झगड़ा बातचीत की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ देखें, अभी वो ज़िमनी इलेक्शन की बात हो रही है तो PTI की क़यादत कहती है हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। और भाई कभी भी अब माहौल जो है ना पार्लियामेंट को ओपन नहीं छोड़ते। 85 में देखा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा जो है ना उन्होंने अपना नॉन पार्टी इलेक्शन जो ज़ियाउल हक के ज़माने में था उसकी मुखालफत की थी और वो कहा था कि जी हम नहीं हिस्सा लेंगे, नहीं दिया तो जब तक जिंदा रही हैं वो रेगरेट करती नहीं है कि मुझे हिस्सा लेना चाहिए था। तो ये कि एक तो इस अमल का जो इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें आप हिस्सा लें, भी आपके ज़माने में भी तो ऐसा होता रहा है ना, कोई नई बात सर। लेकिन जो इस वक्त नाअहलियाँ हुई हैं, PTI के भी तो अपने एक तहफ़्फ़ुज़ात है ना, जिस तरह से नाअहलियाँ हुई, फिर जो एहतजाज के बाद गिरफ्तारियाँ जो मामला उससे पहले मखसूस नशिस्तों वाला, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट भी एक फेयर प्ले कर रही है? ठीक है, 101% आप ना आपकी बात ठीक है। देखें अब जो मुताल्लिका फोरम है, अभी आप नॉर्वे या वाशिंगटन या अब जर्मनी की अदालतों से जाके इंसाफ तो नहीं ले सकते ना, इन्हीं अदालतों से आपने इंसाफ लेना है। तो आपके पास ये फोरम तो मौजूद है ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं और कई दफ़ा आपको रिलीफ भी मिला है। ये सब हुकूमतों के साथ ऐसा ही होता है, सब सियासी जमातों के साथ हर दौर में ऐसा ही हुआ है। या तो आप पूरा मुल्क का निज़ाम तब्दील कर देना, जुडिशल सिस्टम तब्दील कर दें, 1935 का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तब्दील कर रहे हैं, कंसेंसस के साथ आप कहें कि जी हमने लोगों को इंसाफ देना है, कंसेंसस के साथ आप करें कि जी एक पार्टी आएगी हमने को पूरा टाइम देना है, हमने मुखालफत नहीं करनी, ऐसा नहीं है। आपने देखा माजी में भी ऐसा होता रहा, अब भी यही हो रहा है। आप देख लें, ये अब 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, बाद में मुझे याद है 2 महीने बाद मिलेनियम होटल लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इमरान खान भी गए थे, इन्होंने सब ने कहा था हम इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बाद में आपने देखा इवन मरहुमा बेनज़ीर साहबा जो है ना, जब उनको पता चला कि जी अमरीका ऑफर कर रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, मुशर्रफ साहब प्रेजिडेंट होंगे, उन्होंने नवाज शरीफ को जिद कर दिया। नवाज पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो 11 मुलाकातें छुप करके निसार अली खान ने, जो शहबाज शरीफ ने जनरल कियानी थे मिल के की थी कि जी किसी तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हटाया जाए। तो देखें ये विशेष सर्कल है जिससे सियासी जमातें बाहर नहीं निकलनी। आज जो KP में सूरत हाल है, हम ना देखेंगे दहशतगर्दी का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब PTI के पास लगता है कार्ड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। आपने देखा पहले रेयर अर्थ मटेरियल पे उन्होंने मुखालफत की थी। भाई अगर हर सूबा आमना अपनी मर्जी करना शुरू कर दे कि मैंने ऐसे करना है, तो पंजाब कल कहे कि जी हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हम ये पॉलिसी रखेंगे, ऐसा नहीं। देखें ये फेडरेशन का, ये मरकज का काम है कि वो क्या काम करने हैं, ये खास तौर पे फॉरेन अफेयर हो, दहशतगर्दी हो, उन्हें करने दे। अब आप इसलिए चुटकी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हुकूमत जो है ना उसको तकलीफ होगी। बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन जारी रहेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे, नया कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। लेकिन वो लगे हुए हैं कि नहीं नया ऑपरेशन करने जाए। असल बात है हम ना कि PTI के लीडर की राय के लिए
हर वो कानूनी गैर कानूनी काम करने के तैयार हैं जिसके लिए उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो मेरा ख्याल है इस अप्रोच से पीटीआई को बहुत नुकसान हो रहा है। उन्हें इस ऑफर को कबूल करना चाहिए लॉ मिनिस्टर की, और बैठ के बातचीत करनी चाहिए और मैक्सिमम कंसेशन लेनी चाहिए। अब आप वन पॉइंट एजेंडा लेके आ जाए कि जी हमें राय के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो आपने देख ले 2 साल ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा, वे फॉरवर्ड कोई नहीं निकलेगा। एहतशाम साहब साथ ही रहिए, ब्रेक लेते हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब का टेक लेंगे इस पर। वेलकम बैक। ज़ाहिर शाह शराजी साहब की जानिब चलते हैं। शाह साहब, पीटीआई के बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या वहाँ पर? सिचुएशन क्या है केपी में? क्योंकि गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि हम कोई नया ऑपरेशन तो नहीं कर रहे, नेशनल एक्शन प्लान को ही एक्टिव किया हुआ है जिस पर पीटीआई ऑन बोर्ड रही है माजी में। तो अब इनकी रुकावट बनना आप क्या समझते हैं? ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये रीज़न क्या बन रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी हद तक ये पॉलिटिकल स्टंट है। अगर आप मुझसे मेरी ऑब्जेक्टिव राय पूछना चाहें तो वो ये है कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमत एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इंटरनली वो एक है। बेशक उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह पे और जो बयानबाजी है मीडिया के ऊपर या मतलब ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, इनसाइड अगर देखा जाए तो मेरी बात हुई है सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर साहब से। उन्होंने तस्दीक की है कि जी बेशक हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, जरगे हमने बुलाए भी हैं, तमाम कबायली इलाकों के बाजोड़ का जरगा भी हुआ है और अफजई का भी होगा, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान का भी होगा, और उसका मकसद वहाँ के मकामी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है। लेकिन अगर उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह किया है कि अगर हुकूमती रिट तस्लीम नहीं की जाती, हुकूमत की बात नहीं सुनी जाती, तो फिर वो ज़ाहिर बात आखिरी ऑप्शन यही है कि वो एक्शन होगा और वो रियासत करेगी। इसमें देखिए, बाजोड़ में टेक्निकली एक चीज़ जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर से बाजोड़ के मकामी कबायली अमायदीन को बता दिया गया है कि या तो आप उन तमाम गैर मुल्कियों को जो इस वक्त बाजोड़ के अंदर मौजूद है या खैबर एजेंसी के अंदर मौजूद है उनको निकाला जाए। तो तकरीबन 800 से 1500 तक की तादाद बताई जाती है, कंफर्मेशन उसकी नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि मकामी आबादी को एज ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं और अब जिरगा नेगोशिएट कर रहे हैं। दूसरी जो ऑप्शन दी है जिरगे के लोगों को, वो बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि आप लोग जो है इनसे सेपरेट हो जाएं, सेग्रीगेट कर दें। तो या अगर ये लोग निकलना नहीं चाहते तो उनको चाहिए कि हुकूमती रेट तस्लीम करें और आपके सामने असला सरेंडर करें। तीसरी ऑप्शन फिर वही होगी कि कोलेटरल डैमेज ऑब्वियसली होगा जब ये आबादी के अंदर बैठकर फायर करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे, इंसानी जो वहाँ पे आबादी है उसको एज अ ढाल इस्तेमाल करेंगे। तो उस सूरत में मेरे ख्याल में ना तो मरकजी हुकूमत अफोर्ड कर सकती है ना सूबाई हुकूमत अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि देखें ओवरऑल जहाँ भी असला बरदार लोग गश्त कर रहे हैं, यहाँ लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, लोगों से भत्ते वसूल कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, तो इंटरनेशनली हमारा एक इमेज बड़ी हद तक खराब होगा। और मेरे ख्याल में इस वक्त सूबाई हुकूमत को रियलाइज भी होना चाहिए कि वो इस किस्म की बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग से दूर रहे। मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करे, खास तौर पर जो बॉर्डर के प्रोविंसेस है हमारे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 आपने फौज को बुलाया हुआ है इन सपोर्ट ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और वो मौजूद है। आपके पास पुलिस है, पुलिस तो दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं कर सकती, वो मिलिटेंसी या टेररिज्म की जंग नहीं लड़ सकती। एलीज हैं वो भी नहीं कर सकते। तो आपके पास एक फुल फ्लेज मिलिट्री मौजूद है जो उसका इख्तियार है। जब भी इंडोर्समेंट होगी और जब भी मेरे ख्याल में ऑपरेशन होगा तो दोनों हुकूमतों की इंडोर्समेंट से होगा। और एक बड़ी खबर आपको दूं कि सूबाई हुकूमत ने इस बात की भी तस्दीक की है कि कम अज कम 50 से 100 के करीब टेंट्स और दूसरा सामान और ऐसी चीजें जो है वो पीडीएमए ने पहुंचा दी हैं बाजोड़ के अंदर। तो जब भी ये नेगोशिएशन फेल होंगी, अगर ये असला बरदार जो मिलिटेंट्स हैं वो असला नहीं रखते, हुकूमती रेट तस्लीम नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर उसके बाद तो दूसरी राय नहीं है, फिर ऑपरेशन भी होगा, उसमें कोलेटरल डैमेज भी होगा। और आखिरी जो बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि आया फौज इतने चंद लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले सकती, तो देखिए उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आबादी के अंदर बैठे हुए उन लोगों को खिलाफ फुल फ्लेज ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि रिस्ट्रेंट शो की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। बातचीत को भी एक ऑप्शन के तौर पर यूज किया जा रहा है कि ये लोग इस आबादी से निकल कर या तो पहाड़ों में जाएं या असला छोड़ दें, वरना दूसरी सूरत में फिर मेरे ख्याल में एक दफा फिर इस इलाके के अंदर बेशक लोग डिस्प्लेस भी होंगे, क्योंकि आबादी से दहशतगर्दों को अलग करने के शायद यही 2-3 तरीके हैं। जी हाँ।
बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ शहराजी साहब। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ बात कर रहे हैं डिजिटल तरक्की की शाहराह पर पाकिस्तान ने एक तारीखी कदम उठाया है और पहली नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी देकर उन चंद एशियाई ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो गया है जो AI फील्ड में आगे चल रहे हैं, जिनमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश शामिल हैं। नेशनल AI पॉलिसी 6 अहम पॉइंट्स पर मुश्तमिल है नाजरीन, जिसका पहला नुक्ता जिद्दत तराजी के फ़रोग के लिए इकोसिस्टम का क़याम, नेशनल लेवल पर स्किल्स ट्रेनिंग और अवामी आगाही के ज़रिए डिजिटलाइजेशन का फ़रोग है। तीसरे नंबर पर इखलाकी उसूलों और डेटा की खुद मुख्तारी को महफूज बनाना है। इसके बाद एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ और पावर सेक्टर समेत दीगर सेक्टर्स में AI के ज़रिए इनकलाबी तब्दीलियाँ हैं। फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मकामी हब, AI लैंग्वेज मॉडल्स की मदद से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना टारगेट है। आलमी सतह पर AI ताउन और मुश्तरका तहकीक, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी इस पॉलिसी का अहम जुज़ है। अब पाकिस्तान इस सारे सिचुएशन में कहाँ पर खड़ा है और चैलेंजेस क्या हैं इन टारगेट्स की, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हबीबुल्लाह साहब ने, AI एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच हबीबुल्लाह साहब, आपने ज्वाइन किया। ये कहिएगा कि जिस तरह से मैंने सवाल किया कि पाकिस्तान को आप कहाँ पर देखते हैं टैलेंट पूल में, जब पाकिस्तान की बात की जाती है, जिस तरह से हमारा इस वक्त IT सेक्टर आगे बढ़ भी रहा है और तरक्की कर रहा है, AI की दौड़ में आप पाकिस्तान को कहाँ पर देखते हैं और साथ ही साथ हमारी मंजिल कहाँ पर है? ये जो सारी नेशनल AI पॉलिसी सेट की गई है, इसके टारगेट्स अचीवेबल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं इनको लेकर आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि हम टेक्नोलॉजी में ना काफ़ी सारे ममालिक से काफ़ी सारे एरियाज़ में कोई 20 साल पीछे हैं। इंडिया की बात कर लें तो हम कोई 20 साल पीछे हैं। AI के ज़माने से फ़ायदा ये है, अगर हम AI को समझ के इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जितने पैसे हम समझदारी से लगाएं ना, तो हम वो 20 साल का फासला 6 साल कर सकते हैं, 5-6 साल कर सकते हैं। और ये पॉलिसी इसीलिए लाई गई है। देखें, होता ये है कि हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे पैसे हैं। AI एक वो जैसे कहते हैं एक वो फाउंडेशन बन गई है जिसके ऊपर आप इमारत खड़ी करते हैं। आप ये नहीं कहते कि आप टेक्नोलॉजी चाहिए, आप कहते हैं AI चाहिए। हर चीज़ के ऊपर AI चल सकती है। तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो हर कोई इसके ऊपर पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। और हमें AI पॉलिसी इसीलिए चाहिए कि ये पैसे जो हमारे पास कम है वो इस तरह से इस्तेमाल हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क को फ़ायदा हो। इसलिए AI पॉलिसी आई है और इसको मैंने अच्छी तरह स्टडी किया है। जिन ममालिक की आपने बात की, ये AI पॉलिसी उन सबसे बेहतर है। ज़ाहिरी बात है, इसको जिस तरह से इस्तेमाल किया जाए वो और बातें वो हम देखेंगे, लेकिन पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है। 3 वजह से बहुत अच्छी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो ये तरजीहात आपको दे देती है कि जी हम कहाँ पैसे खर्च करें कि मुल्क का फ़ायदा हो और इस तरह फ़ायदा हो कि IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। आप IT एक्सपोर्ट्स देखें, हर साल कम होती जा रही है। वो इसलिए होती जा रही है कि हम मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत तो हम दुगनी कर रहे हैं, पिछले 2 साल में हमने दुगनी मेहनत की है। बात यह है कि जब आपका बेस ही लो हो ना, तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर वो लो शुरू हो जाती है ग्रोथ। अब हमारी ग्रोथ को दोबारा बढ़ाने के लिए AI की बहुत ज़रूरत है। ये तरजीहात की वजह से, जो AI की तरजीहात हैं, इनकी वजह से हमारी ग्रोथ इंशाल्लाह 1-2 साल में दोबारा ऊपर जाएगी। अच्छा, सरमायाकारी उस वक्त आती है जब आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टर जब आता है ना, वो कहता है कि मैंने सरमाया करने के लिए मुझे ही नहीं पता कि डेटा क्या है, अगर मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसका क्या होगा, और क्या मेरे पास टैक्स के देना पड़ेगा, नहीं देना, वापस पैसा कैसे लेके जाऊँ, वो सारा इसने क्लियर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको सरमायाकारी चाहिए, और सरमायाकारी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा, दूसरा ये है कि अवाम में सलाहियतें देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि AI आ गया, इस्तेमाल कैसे करना है, AI लगाना कैसे है, AI को हर खित्ते के मुताबिक कैसे चेंज करना है, हर सेक्टर के मुताबिक कैसे चेंज करना है। हमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। अगर मैं एक AI की IT कंपनी खोलूँ तो मुझे 20,000 बंदा चाहिए। अगर मैंने ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी है, वो 20,000 बंदा छोड़े, आपके पास 2-2.5 बंदा नहीं है इस वक्त। तो ये 2030 तक जो इन्होंने कहा है ना कि हम 10 लाख बंदा बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली डेटा कैसे इस्तेमाल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर आप कहें ना कि मैंने एक बैंक के अंदर कस्टमर बनना है, पाकिस्तान में वो कस्टमर काम का है नहीं है, ये है, इसको समझते समझते ना 1300 रुपए लग जाते हैं। इंडिया में 42 रुपए लगते हैं, पाकिस्तानी 42 रुपए। क्यों? क्योंकि वो डेटा का इस्तेमाल उन्होंने इस तरह से किया है कि वो गया। इस वजह से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये डेटा का इस्तेमाल जो है ना, इसको ये बताएगा कैसे करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा लोग शेयर कर सकते हैं, कौन सा नहीं शेयर कर सकते, किसको डेटा जाएगा, ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से पूरी पॉलिसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और अब आप इसमें जिस तरह से आप बात करें कि क्या क्या किया जा सकता है, चैलेंजेस के साथ साथ हम अगर ये बात कर लें कि पाकिस्तान किन किन सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से ममालिक जो है सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं AI को लेकर। पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी का बड़ा मसला दरपेश है। आप समझते हैं कि इसमें हम काम करके बहुत सी चीज़ों पर ओवरकम कर सकते हैं? नहीं, देखें, सिक्योरिटी के ये दो धारी तलवार है। एक तो ये कि सिक्योरिटी अगर आप बहुत अच्छी कर लें तो काफ़ी सारे मालिक को इसकी ज़रूरत है, तो वो आप बाहर बेच भी सकते हैं। और ये मैंने देखा है कि हमने एक टूल बनाया है जो हमने इंटरनली बनाया है। हमने मेरे ख्याल से हमने नादरा को भी बेचा, सऊदी अरब को भी बेचने की कोशिश करें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आप मेरे ख्याल से ज़्यादा फिक्र ना करें। इसमें जो हमारे लोग हैं ना, वो काफ़ी आगे तक जा चुके हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि हर सेक्टर के अंदर ना हमें वो चीज़ पकड़नी है जो मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर आपने AI लगाते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पानी हमारे पास खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। एग्रीकल्चर में कोई 95% मुल्क का पानी उधर जाता है ज़राअत में, और वो पानी खत्म हो रहा है। तो अब आपको कम पानी से उतनी ही यानी कि क्रॉप्स बनानी है। आपको पता है कि आप जमीन के अंदर छोटे छोटे सेंसर्स डाल के वो आपको डेटा देते रहेंगे। AI उस डेटा को देखे कहेगा भाई इस वक्त इतना पानी छोड़ो, 80-80, 90-90, 60-60% जो भी क्रॉप है उसके मुताबिक आप ये पानी कम कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है AI को इस्तेमाल करने का। तो उसी तरह अगर आप एजुकेशन की बात करें, हमारे पास अगर आप मुझे करके ना कि मेरे पास $10 अरब है, तो ये $10 अरब से सबको पढ़ा दो, नहीं कर सकते। आपको टीचर ही नहीं है आपके पास। आप क्या करेंगे? AI पढ़ा देगा सबको। पिछले साल सिंध चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत जबरदस्त काम किया था। उन्होंने एक AI के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू 100 स्कूल बनाए हैं 1 साल में। आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत सस्ते में। कैसे? 2 हफ्ते में कोऑर्डिनेटर ट्रेन हो जाती है, टैबलेट और के ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, AI उनको बताती है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। Great. तो ये मुल्क को अगर आपने बचाना है ना, जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ AI सॉल्व कर सकती है, और बहुत कम पैसे में सॉल्व कर सकती है। इसीलिए AI पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कि भाई इधर तवज्जो दो, इधर ना देखो। बिल्कुल स्मार्टली यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। थैंक यू सो मच हबीबुल्लाह साहब, बड़े ही पर्टिनेंट पॉइंट्स आपने रेज किए। हबीबुल्लाह साहब, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। गाजा सिचुएशन पर बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। इजरायली कैबिनेट ने अपोजिशन लीडर और इजरायली आर्मी चीफ की मुखालफत के बावजूद गजा पर मुकम्मल कब्जे की मंजूरी दे दी है। इस खतरनाक मंसूबे पर अंदरूनी मुखालफत के साथ शदीद आलमी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, बरतानिया ने इंतबाह किया कि इजराइल इस खतरनाक मंसूबे से बाज रहे। इसके साथ साथ जर्मनी ने, अब जो खबर आ रही है, मिलिट्री एक्सपोर्ट्स इजराइल को रोक दी हैं। UN ह्यूमन राइट्स चीफ ने भी इस मंसूबे को रोकने का मुतालबा किया है। इन सब के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गजा पर तल्ख कलामी की खबरें भी सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने गजा में भूख को जाली करार देने पर एतराज़ करते हुए नेतन्याहू के दावों को नाकाबिले कबूल करार दिया। लेकिन दूसरी तरफ अमरीका अरब ममालिक से अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने का मुतालबा भी कर रहा है। किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, क्या मामलात बने, अपने जो मकासद हैं उनमें कामयाब हो जाएगा? उस्मान वड़ाइच साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। उस्मान साहब, अभी जो सारी सिचुएशन आपके सामने है, ग्लोबली जो एक रिएक्शन या प्रेशर आ रहा है, उसके बावजूद इजराइल अब हर तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या रेपरकशंस होंगे? क्या वाकई अब हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट का जो खिता है वो अब जंग बढ़ जाएगी इस सारी सिचुएशन में? और साथ ही साथ अब्राहम एकॉर्ड के हवाले से भी बताइएगा कि ट्रंप साहब की जो इस वक्त जो टाइमिंग है, वो जो टारगेट या गोल अचीव करना चाह रहे हैं इजराइल को, इन ममालिक को जो अरब कंट्रीज़ हैं अब्राहम एकॉर्ड में लाने की, अब हासिल हो जाएंगे उनको ये टारगेट? जी, सबसे पहले ये जो वॉर कैबिनेट ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ मंसूबा जो है उसका इजहार किया है, और ये मकरू किस्म के अज़ाइम जो हैं वो शुरू दिन से उनके थे, और जितने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी इस बदनीति को तकरीबन 2 साल से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बगैर किसी इबहाम के जो है प्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो नो डाउट वाशिंगटन DC जो है उसकी रजामंदी और खामोश हमायत के बगैर इस नतीजे तक नहीं पहुंच सकते थे, जिसका हमने अभी आपने बात की गुफ्तगू के अंदर कि वॉर कैबिनेट ने जो मंसूबा लॉन्च किया है, एक्चुअली इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर।
तकरीबन मेरे ख्याल में अगर हम बात कर लें तो 48 से ऑनवर्ड है। गजा के हवाले से उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली, मेजर शिफ्ट हमने नहीं देखा। नो डाउट दाएं बाजू की जितनी जमातें वहां के ऊपर आई वो इसी चीज को, इसी रेटरिक को बयान करते नजर आई हैं। और अभी 75% खुद उन्हीं आर्मी चीफ ने जिन्होंने मुखालफत की है इस मंसूबे की, उन्होंने ही कहा कि 75% जो रकबा है वो पहले ही इजरायली फौज के कंट्रोल के अंदर है। और यूनाइटेड नेशन ने कल बताया कि 87% जो एरिया है गजा का वो मिलिट्री जोन है और वहां के ऊपर इवैक्यूएशन ऑर्डर आ चुके हुए हैं। तो गजा के ऊपर उनका फिजाई, उनका जमीनी और उनका जो नेवल कंट्रोल है वो तो हमेशा से है। 2005 में निकलने के बाद 2007 में हमास आ गई, तो 20 साल बाद इजराइल दोबारा उस तरफ जा रहा है और वो मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल चाहते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल जो प्रेस लिख रहा है उसमें बात आ रही है कि शायद वो इसे एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करके हमास पे कंट्रोल जो है वो बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आना चाहते हैं। जबकि हमास तो मुकम्मल अंदिया दे चुकी है कि मुस्तकबिल में गजा में किसी भी सियासी जो तौर पे हुकूमत जो बनेगी वो उसका हिस्सा नहीं होंगे। और वो रिएक्शन भी उनका भी सामने आया, वो कह रहे हैं इनको कैप्टिव्स की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए ये इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जी, यही उनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस मीटिंग से पहले और उन्होंने बताया है कि ये अगर ऐसा मंसूबा कैबिनेट अप्रूव करती है तो ये जाल में चल के जाने के मुतरादिफ होगा। और दूसरा उन्होंने इंतहाई इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बताया कि मेरे फौजी जो हैं, IDF सोल्जर जो हैं, वो ना सिर्फ असाब उनके शल हो चुके हैं, वो नफ्सियाती एतबार से भी थकन का शिकार हैं। और आज ही जेरूसलम पोस्ट ने अपने इदारिये में इस चीज़ को एम्फसाइज किया है कि जो IDF चीफ कह रहे हैं वो चीज़ रेजोनेट करती नजर नहीं आती। दाएं बाजू के कौम परस्त जमातें जो कि पुश कर रही हैं इस मंसूबे को, और नेतन्याहू अपने ज़ाती मुफाद के लिए और सियासी फायदे के लिए जो है उन रिजर्व फौजियों को, जिन्हें बार बार घर से बुलाया जा रहा है और उस इदारिये में लिखा हुआ है कि उन ट्रॉमा इतना बढ़ चुका है कि हजारों के हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट, लोग जो है वो ट्रीटमेंट। तो इन सारे सिचुएशन के बाद जो अभी आप हालात वहाँ के बयान कर रहे हैं, फिर ऑपोजिशन वहाँ पर इतनी तगड़ी हो चुकी है, वो जिस हवाले से हम देख रहे हैं कि उनके अपनी आर्मी चीफ अपोज कर रहे हैं इस डिसीजन को, नेतन्याहू की वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त फेम थी या जो भी उनका इस वक्त वोटर सपोर्टर थे वो भी कम हो रही है। ये सारी सिचुएशन के बाद गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेना, और जो यूरोप से एक प्रेशर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, बाकी ममालिक से आ रहा है ग्लोबली, ये आसान होगा, मुमकिन होगा इनके लिए मुकम्मल तौर पर, या फिर आप समझते हैं कि इसमें ये नाकाम हो जाएंगे? मेरे ख्याल में आज भी जो है वो सबसे ज़्यादा लेवरेज और असर और रसूख है वो डोनाल्ड ट्रंप के ही पास है। अगर वो माशी प्रेशर बढ़ाते हैं वहाँ के ऊपर सफारती तौर पे, जिस तरीके से हमेशा हमने देखा सलामती कौंसिल में वीटो करते हैं, अगर उस हवाले से वो उनकी पॉलिसी में शिफ्ट आता है कोई, या दफाई ताउन जो है अपना उसे मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसराइल को या उनकी जो गवर्नमेंट है ये उनको पीछे धकेला जा सकता है। लेकिन अभी तक दूर दूर तक ट्रंप साहब का कोई ऐसा शिफ्ट हम देख नहीं रहे पॉलिसी में, लग रहा है कि पूरी बैकिंग हासिल है। उन्होंने मुकम्मल लापरवाही का और लाताल्लुकी का मुजाहिरा किया है और ये इंतहाई कैलसनेस है। 25 जुलाई से वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमास मरना चाहती है, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। और जो मगरबी ताकतें हैं, मेरे ख्याल में इट्स टू लेट एंड टू लिटिल, उनकी भी दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसी जो है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। जैसे अभी आपने बात की, जर्मनी जो है वो नो डाउट एक बड़ा जो है उनके दफाई ताउन के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है। अगर जर्मनी, UK ये और इटली जो है वो वहाँ के ऊपर अपना साजो सामान भेजना और जो दफाई पुर्जे हैं उसको रोकते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा प्रेशर जनरेट। आज जर्मनी ने तो वैसे उनकी जानिब से आ गया कि उन्होंने हॉल्ट कर दिया है, ये मिलिट्री जितने भी उनके वेपन्स या एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ जा रही हैं। मेरे ख्याल में अगर वो ये इस चीज़ को कंसिस्टेंट मैनर के अंदर करते हैं तो नो डाउट एक मोमेंटम जो है जनरेट होगा। दूसरी तरफ हमने आपने बात की इब्राहिम अकार्ड की है, मेरे ख्याल में तमाम मशरक़ी वुस्ता की जो इस वक्त कुव्वतें हैं, जो जितना इत्तेहाद है उनका मिडल ईस्ट के अंदर, अरब लीग हो गई या GCC फोर्सेज हो गई, उन्होंने कैटेगोरिकल टर्म्स में ये मैसेज वाशिंगटन को भेज दिया है कि जब तक जंग बंदी मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं होती है और गजा के लोगों के से जिस तरीके का ये गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, वो किसी सूरत के अंदर इसराइल को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि उनकी तमाम अवाम उनके इस वक्त खिलाफ हो सकते हैं। और सऊदी अरेबिया जो है कैटेगोरिकल टर्म्स में इस चीज़ को बता चुका है। 1967 से पहले का जो फ़लस्तीन है, जब तक सरहदें जो हैं उस बुनियाद के ऊपर फ़लस्तीनी रियासत की आज़ादी को दुनिया तस्लीम नहीं करती, इसराइल नहीं मानता, तो वो किसी सूरत के अंदर ऐसे। लेकिन ट्रंप साहब ने जब कुछ मनवाना हो तो फिर आपने इंडिया की सिचुएशन देखी है इस वक्त, क्या किस तरह की मामला उनके लिए चल रहे हैं, क्या रिएक्शन आ रहा है? लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो उसकी तरफ से अभी कोई ऐसा झुकाव हमने नहीं देखा अमेरिका की तरफ है। नो डाउट उनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। और अब्राहम अकॉर्ड वाला ये जो प्रेशर है इस तरह का बिल्ड किया आने वाले दिनों में ट्रंप साहब की जानिब से
जी जी, उन्होंने नो डाउट वो बिल्ड कर सकते हैं, उन्होंने किया भी है, सिवाय सीरिया के मेरे ख्याल में और लेबनान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो शायद तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है, जब वो उधर मौजूद भी थे तो भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया था कि जब तक जंग ख़त्म नहीं होती, वहाँ के ऊपर अमन नहीं होता, तो ऐसी कोई ऑप्शन जो है वो सऊदी अरब के ज़ेर गौर नहीं। क्योंकि लॉन्गर टर्म पॉलिसी के लिए सऊदी अरब ऐसी मुस्लिम दुनिया से जो है वो नहीं चाहेगा कि उसकी पब्लिक कंजम्पशन जो थी इस मामले को लेके वो ख़त्म हो जाए। तो सऊदी अरेबिया और मिस्र और जॉर्डन, यूएई और ओमान और ये बहरीन, जितनी रियासतें हैं वो इस चीज़ के ऊपर खड़ी हैं कि उनके पास जो लेवरेज है वो उसको खोना नहीं चाहती डोनाल्ड ट्रंप की बुलिंग फैक्टर की वजह से। जी, थैंक यू सो मच उस्मान वड़ाइद साहब, आपने बड़ा अहम तजिया और जो सारी सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।